मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस का दूसरा पार्ट ऑलरेडी इससे पहले एक पार्ट बना चुकी है। यदि आप उस पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे पहले जो पार्ट्स बनाए हैं 15 एमसीक्यू का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से 20 एमसीक्यू लेके आए हैं और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे वन बाय वन। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप सभी का स्वागत है इडोफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। जो भी खाना होता है या जो भी फूड्स होता है, हम लोग का जो भी फूड्स है, उस फूड्स के दाने को बचाने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है। उसे घुन से बचाने के लिए, उसे कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल का यूज़ करती है। सबसे पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है विनेगर, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन में है पोटाशियम परमैंगनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट एक केमिकल्स है, इसका इस्तेमाल हम लोग फूड ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए, फूड ग्रेन को बचाने के लिए करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट का अगर केमिकल फार्मूला पूछे तो C6H5COO Na होता है, COO Na, यानी C6H5COO Na इसका सोडियम बेंजोएट का केमिकल फार्मूला होता है। सोडियम बेंजोएट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? कोई भी चीज़ अगर स्पॉयलेज से बचाने के लिए करते हैं, किसी भी फूड्स को, तो इसका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ फूड्स को बचाना है। बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया होती है जो फूड्स को स्पॉयल करते हैं। अलग अलग ईस्ट होते हैं, अलग अलग मॉल्ट्स होते हैं। वो सारे मॉल्ट्स ईस्ट बैक्टीरिया से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, खाना को प्रिजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विनेगर। विनेगर का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। तो विनेगर का यूज़ हम लोग पिकल में करते हैं, अचार को बचाने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, जो मीट होता है उसको बचाने के लिए। कुकिंग में इसका बहुत ज़्यादा, बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेडिसिनल लैबोरेटरी है उसका, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग विनेगर का। इसका इस्तेमाल हम लोग कॉफ़ी या टी का जो बर्तन होता है, उस बर्तन में स्टेन लग जाता है, स्टेन मीन्स उसमें एक परत जम जाता है, उस परत को हटाने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप लोग जानते हो, जिसे हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। जो हम लोग घर में नमक यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डी ऑप्शन है पोटाशियम परमैंगनेट। इसका होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग जब कहीं हम घाव हो जाता है या कहीं ब्लिस्टर पड़ जाता है, तो उस जगह को साफ़ करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए उस जगह में पोटाशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट ब्लू कलर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? एक्सोबायोलॉजी बायोलॉजी का ही ब्रांच मान लो इसको। तो इसमें हम लोग जनरली लाइफ इन अदर प्लानट एंड स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अगर गूगल में आप सर्च करोगे तो ये सारे ऑप्शन को भी दिखाएंगे, तो ये सारे ऑप्शन को माना नहीं जाएगा। इसका ऑप्शन आपको और डी ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि हम लोग एक्सोबायोलॉजी में अदर प्लानट्स में या अदर स्पेस में जो भी लाइफ पाई जाती है, उस लाइफ के स्टडी को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स। एक ट्री है, उस ट्री के मान लो स्टेम है, स्टेम में कितना 50 रिंग है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द ट्री। तो उस ट्री का एज कितना होगा? मान लो एक ट्री है, इस ट्री में ऐसे करके जब पेड़ को काटता है तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लाइन होते हैं। ये 50 लाइन है। तो ये 50 लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? हम पिक्चर दिखा देंगे, आप समझ जाएंगे। तो यदि 50 रिंग्स है तो 50 रिंग्स 50 साल को रिप्रेजेंट करेगा। जितना रिंग्स होगा उतना साल को रिप्रेजेंट करेगा। प्लांट का एज कितना है, ट्री का एज कितना है, तो ट्री का एज उसके नंबर ऑफ रिंग से मालूम किया जाता है। अगर नंबर ऑफ रिंग्स 2 है तो 2 साल, 10 है तो 10 साल, 50 है तो इसका क्या हो जाएगा? 50 साल। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वोमेन ईजिली देन ऑफ मेन। यानी मर्द से औरतों को एक बीमारी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो बीमारी क्या है? तो वो बीमारी सबसे ज़्यादा औरतों को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक मीन्स दिल का दौरा। तो दिल का दौरा सबसे ज़्यादा फीमेल को होती है, वुमेन को होती है, मेन को बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हार्ट अटैक होगा। ये सारे जो बीमारी देख रहे हैं ये सारे हड्डी में होता है, जॉइंट आर्थराइटिस। उसके बाद हेपेटाइटिस, ये जो आप बीमारी देख रहे हैं हेपेटाइटिस, ये आपका लीवर में होता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अल्फा शेल ऑफ आइजलेट ऑफ लंगरहैंस सीक्रेट व्हिच हार्मोन्स। अल्फा शेल ये पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है हमारे बॉडी में। पैंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड और एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड काम करता है। इससे इंसुलिन हार्मोन और साथ साथ इससे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। तो पैंक्रियाज एज ए एक्सोक्राइन भी है और एज ए इंडोक्राइन है। तो इससे दो तरह के हार्मोन निकलता है, एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कब निकलता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है,
तो ग्लूकोज का लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए पेंक्रियाज के बीटा सेल से, कहाँ से, बीटा सेल से एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। उसके बाद इस अल्फ़ा सेल से आपका ग्लूकागोन रिलीज होता है। ग्लूकागोन उस वक्त रिलीज होता है जब हमारे ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज का मात्रा डिक्रीज हो जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, अल्फ़ा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, पेंक्रियाज में। तो इसका राइट ऑप्शन ग्लूकागोन होगा। अगर यहाँ बीटा सेल होता तो आपका इंसुलिन होता। सोमैटोसिन क्या है, एक तरह के हार्मोन है जो आपका किससे रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, सोमैटोसिन। उसके बाद आपका एड्रीनल के बाद है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये एड्रीनलिन हार्मोन हमें डर या कोई भी चीज़ को डर दिलाने में मदद करता है। जब हमें डर लगता है तो डर किस हार्मोन के रिलीज होने से, एड्रीनलिन हार्मोन के रिलीज होने से हमें डर लगता है। जैसे रात के समय अगर हम कहीं चले जाते हैं तो उस जगह हमें अगर डर लगता है तो उसका रीज़न है एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के दोनों किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। किडनी के ऊपर, बोथ किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, दोनों किडनी के जस्ट ऊपर होता है, जस्ट एवब में होता है, जस्ट एवब में, हमारे दोनों किडनी के एवब में पाए जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रीनलिन हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है इसे हम लोग फियर फाइट लड़ने में मदद करता है या फ्लाइट में मदद करता है जब हम लोग ऊंचाई चढ़ते हैं। या इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है जब हम लोग को कुत्ता दौड़ाने लगता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं उससे बचने के लिए। तो उससे बचने के लिए ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होकर के हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। हमारा बोन और टीथ किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, हमारा बोन और टीथ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फेट से हमारा बोन और टीथ बना हुआ है। तो हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाए जाते हैं वो दांत के आउटर सरफेस पाए जाते हैं, जिसका नाम है इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द आउटर लेयर ऑफ टीथ। दांत के आउटर लेयर में पाए जाती है जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फ्लोरोपेप्टाइड क्या होता है, फ्लोरोपेप्टाइड भी एक तरह का कंपाउंड है जो कि शार्क के टीथ में या हमारे दांत को डिकाई होने से यानी सड़ने गलने से बचाता है। उसके बाद क्लोरोपेप्टाइड भी एक तरह का कंपाउंड है जो कि जिम स्टोन या फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं। ये ब्लू कलर का होता है क्लोरोपेप्टाइड। उसके बाद हाइड्रोलिट का केमिकल फार्मूला होता है आपका CaH2। CaH2 को हम लोग हाइड्रोलिट कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्राइड भी बोला जाता है इसे। इसका इस्तेमाल हम लोग साल्ट लाइक जैसे बाइनरी कंपाउंड या साल्ट वगैरह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिट का। तो हमारे बोन में क्या पाया जाएगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। 7 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। प्लांट में वाटर और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा एलिमेंट मदद करता है, प्लांट को कौन सा एलिमेंट मदद करता है वाटर और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैग्नीज क्या होगा, मैग्नीज होगा जो कि वाटर और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। 8वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज हुआ था, कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का खोज हुआ था। इसका खोज सर अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने किया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक का खोज हुआ है, वो पेनिसिलिन का खोज हुआ है। इसका खोज सर अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने किया था। किसमें, सबसे पहला फंगस में। पेनिसिलिन का खोज किससे हुआ है, फंगस से हुआ है। तो फंगस का स्टडी अगर पूछे आपको तो फंगाई का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फंगाई का स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। MYCOLOGY, माइकोलॉजी आप लोग लिख सकते हैं, MYCOLOGY। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई। यदि यहाँ मायोलॉजी होगा, मायोलॉजी MYOLOGY, मायोलॉजी मसल्स का स्टडी को कहते हैं। 2 वर्ड्स का फ़र्क है, माइकोलॉजी होगा तो फंगस का और मायोलॉजी किसका स्टडी होता है, मसल्स का स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं। ईस्ट का स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, यानी फंगाई का पहली अलगाई का स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद लाइकन क्या है, लाइकन ये भी फंगाई का ग्रुप है जो
ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा फूड में? फैट्स। उसके बाद आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सेम होता है। ये 9.4 कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है फैट। उसके बाद आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सेल्सियस किसका यूनिट है? सेल्सियस सीजीएस सिस्टम में टेम्परेचर का यूनिट है। उसी तरह से कैल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कैल्विन है। 10 क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट डेट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी पाए जाते हैं जो गर्मी वगैरह को बढ़ाने में मदद करता है। ये ह्यूमिडिटी अगर नहीं रहेगा तो हम सही से सांस भी नहीं ले सकते। तो हवा में ह्यूमिडिटी का होना ज़रूरी है। तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर की मदद से हम लोग रिलेटिव ग्रेविटी को नापते हैं। रिलेटिव ग्रेविटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ हम लोग जब हमें फीवर हो जाता है, तो फीवर के समय डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज़ करता है वो मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ करता है। 11 क्वेश्चन, नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क का डेंसिटी को नापने के लिए, दूध के डेंसिटी को नापने के लिए, यानी दूध का घनत्व को, दूध का गाढ़ापन को नापने के लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आला का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। कौन सा? लैक्टोमीटर डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का यूज़ करते हैं मिल्क के डेंसिटी को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर से सिर्फ हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। 12 क्वेश्चन है, लॉगरिदम टेबल वेर इन्वेंटेड बाय, लॉगरिदम टेबल को कौन दिया था? कौन साइंटिस्ट सबसे पहला लॉगरिदम के बारे में बताया था? तो जोहन नेपियर ने सबसे पहला लॉगरिदम का खोज किया था। हम लोग लॉग के बारे में केमिस्ट्री में, मैथ में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। तो इसका खोज सबसे पहला जोहन नेपियर ने किया था। जे थॉमसन किसका खोज किया था? जे थॉमसन ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उसके बाद पाउल एलरिक एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसने इम्यूनोलॉजी, जैसे हेमाटोलॉजी, जैसे केमियोट्रॉपी, ये सारे फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए थे। एजी बेल यानी ग्राहम बेल ने सबसे पहला टेलीफोन का आविष्कार किया था। 13 क्वेश्चन है, हु हैड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? इससे पहले बता चुके हैं, प्रिस्टेली ने क्या किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था। इसका पूरा नाम है जोसेफ प्रिस्टेली। तो जोसेफ प्रिस्टेली ने ऑक्सीजन का खोज किया था। रदरफोर्ड और न्यूक्लियस का खोज किया है। विलियम हार्वे ने सबसे पहला ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया। ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था और सबसे पहला स्नेक में ब्लड सर्कुलेशन का खोज हुआ है। गैलीलियो भी एक बहुत बड़े केमिस्ट और साइंटिस्ट थे जिसे एक्सपेरिमेंटल साइंस की दुनिया में माना जाता है गैलीलियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो इसका आंसर बैक्रेल हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ऐसा यूनिट है ये किसका? रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिससे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है। एटॉमिक नंबर 82 से एवब जितने भी एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यूरी नन ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। 15 क्वेश्चन है, द आइसोटॉप ऑफ एनी एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच, आइसोटॉप क्या होता है? इससे पहले क्लास में डिस्कस किए थे। आइसोटॉप क्या होता है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, उसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम, एक ही एलिमेंट होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। अगर मास नंबर डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी सेम होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। तो इसका आप लोग आंसर खोजिए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, किसमें? आइसोटॉप में। निकालना आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है? जब हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, n इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो आपका
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे हम आपको किसका निकाल के दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। पहला 1H1 प्रोटियम, उसके बाद 1H2 ड्यूटेरियम, उसके बाद 1H3, इसको ट्राइटियम कहते हैं। इनमें से सबसे कॉमन हाइड्रोजन 1H1 है। 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, जो कि समंदर का पानी का फॉर्मूला D2O होता है। 1H3 ट्राइटियम होता है। तो ये सारा का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं। पहला का निकालते हैं 1H1 का, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास को माइनस किए तो 0 हो गया। उसके बाद दूसरे का 2 - 1 1 हुआ। उसके बाद तीसरे का 3 - 1 2 हुआ। तो सारा का क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहा है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइसोटोप इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितना आइसोटोप है, इससे पहले जस्ट अभी डिस्कस किए, 3 आइसोटोप है, 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ इज डन बाय। हमारे अर्थ के एज को मालूम करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से किसी भी चीज़ का एज को मालूम किया जाता है। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप की मदद से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास 14 वाला आइसोटोप से हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस करते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल वगैरह का एज को मालूम करने के लिए। अगर कोई भी डेड बॉडी है तो कितना साल पुराना है, उसके मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्बन 16 को लेते हैं। 18 क्वेश्चन है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट इज कॉल्ड। हमारा किडनी 1.2 मिलियन यानी सेल से मिलकर बना होता है। वो सेल का नाम क्या, वो सेल का नाम है न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, क्योंकि पूरा किडनी न्यूफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इसमें ग्लोमेरुलस है, बाउमेंस कैप्सूल है, ब्लड कैपिलरीज है, ये सारे न्यूफ्रॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड का किस तरह फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होती है, उस वेस्ट मटेरियल को अलग करता है कौन, ग्लोमेरुलस। यूरिया यूरिक एसिड को अलग करता है ग्लोमेरुलस। हमारे ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करने का काम ग्लोमेरुलस करते हैं, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। बाउमेंस कैप्सूल का शेप होता है कप शेप, ये कप शेप होता है, और इस कप शेप में ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। खून के गुच्छे तरह होता है ग्लोमेरुलस। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज सेटअप। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था, इसरो को कब बनाया गया था, इसरो को 1969 में बनाया गया था। कौन बनाया था, विक्रम साराभाई ने बनाया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में है। और सबसे पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट को यहीं से लॉन्च किया था। कहाँ से, इसरो से। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर है, जो कि बेंगलोर में है। अभी इसका चेयरमैन डॉक्टर के सिवन है। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच डिवाइस इज यूज टू लिसनिंग द वाइब्रेशन ऑफ हार्ट्स एंड लंग्स। हार्ट बीट को नापने के लिए, हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग, जो कान में लगा के रखते हैं। हमारा हार्ट में उस साउंड को डिटेक्ट करने के लिए स्टेटोस्कोप का यूज़ करते हैं। डॉक्टर लोग इसका यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, स्टेटोस्कोप का। और स्टेटोस्कोप की मदद से हार्ट बीट और लंग्स के बारे में मालूम करते हैं, यानी लंग्स का क्या ये है स्थिति है, या हार्ट बीट कितना हो रहा है, कितना बार हार्ट धड़क रहा है, पल्स रेट कितना है, वो सारी चीज़ को स्टेटोस्कोप की मदद से चेक करता है डॉक्टर लोग। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का। थैंक्स ऑल ऑफ यू। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।